हेलो दोस्तों, मेरा नाम पांडुरंग शिंपले है। जैसा कि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई है उनको पता होगा कि इस चैनल के अंदर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है वन शॉट इन 30 मिनट्स। और आज इस सीरीज का 6th लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये चैप्टर ले रहे हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में सिर्फ 29 या 30 पॉइंट्स है जो कि अब हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम इस सीरीज के अंदर ही मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है मतलब ना के बराबर कर रहे हैं, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी मतलब जिन क्वेश्चन की जरूरत है उन्हीं को। तो हम क्या करते हैं अभी डायरेक्ट इसके अंदर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। और ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है तो आपको ज्यादातर चीजें यहाँ पर रिवाइज करनी होगी बहुत बार, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर में जो है पहला पॉइंट है हमारा, वो है डोबेरेनर्स ट्राइड। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले डोबेरेनर्स ट्राइड से पहले जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। ठीक है, मैं इस सीरीज के अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखता हूँ तो आपको मतलब इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डोबेरेनर्स ट्राइड्स इन्होंने जो है पहले मतलब क्लासिफाई किया था, इनसे पहले भी क्लासिफाई किया था लेकिन वो एकदम ही इनवैलिड था तो उनको हम नहीं पढ़ते, डायरेक्टली डोबेरेनर ट्राइड से हम पढ़ते। तो डोबेरेनर ट्राइड ने क्या कहा था? डोबेरेनर ट्राइड ने ऐसे मतलब ऐसा बोला कि अगर हम जो एलिमेंट्स थे उस समय उनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो जो तीन तीन एलिमेंट्स का अगर हम बनाएंगे तो ट्राइड्स यानी तीन तीन एलिमेंट्स का अगर हम बनाएंगे, जैसे कि इन्होंने बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनका बनाया था, इन्होंने कहा कि लिथियम और पोटेशियम का अगर हम इनको जोड़ देंगे और इनका एवरेज लेंगे तो वो इसके बराबर आएगा, जो कि एकदम सही था। और इन्होंने और ऐसे ही बनाए थे जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये बनाया था। उसके बाद सल्फर, Fe, ये बनाया था। तो देखिए इन सब में मतलब ये प्रॉपर्टी इन्होंने जो बताया था वो लागू हो रहा था, लेकिन उस समय जो थे इतने ही एलिमेंट्स। अब ये तो हो गया इनका लॉ कि मतलब तीन एलिमेंट हम एक इसमें रखेंगे, उनके जो लास्ट के दो एलिमेंट्स है उनका अगर हम सम करके उनका एवरेज लेंगे तो हमारे बीच वाले का एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा, एटॉमिक मास का सम लेंगे तो। ठीक है, तो इनका ये हुआ मतलब लॉ इन्होंने बताया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो अब इनके अंदर जो है मतलब ड्रॉबैक क्या था, क्यों इस थ्योरी को ना किया गया? तो ड्रॉबैक सिंपल है, हमने इसमें लिखा है ड्रॉबैक। तो इनका जो ड्रॉबैक था सिंपल था, इन्होंने उस समय जो थे सिर्फ इतने एलिमेंट्स नहीं थे, इन्होंने एक दो और भी ऐसे मतलब ये बनाए थे, ट्राइड बनाए थे, लेकिन उतने ही मतलब एलिमेंट नहीं थे, और भी एलिमेंट थे जिनको ये ट्राइड के अंदर ले नहीं पाए थे। तो इनका ड्रॉबैक था ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स को ये मतलब अपने ट्राइड्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाए थे, नॉट इंक्लूड इंक्लूड इन ट्राइड्स। बस यही इनका क्या है हुआ ड्रॉबैक ट्राइड। तो ये हो गया हमारे दो पॉइंट्स। इसके बाद जो है हमारा थर्ड पॉइंट है, ये भी एक थ्योरी ही है, सॉरी थ्योरी नहीं क्लासिफिकेशन ही है। क्लासिफिकेशन है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स भी आप सबने पढ़ा होगा। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के अंदर भी दो ही पॉइंट्स है। पहला है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर हम जो एलिमेंट्स वहां मतलब उस समय जो एलिमेंट्स थे अगर उनको उनके एटॉमिक एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखेंगे तो जो 8th नंबर का जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट वाले के बराबर आएगा, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी फर्स्ट वाले के। तो इनका ये लॉ था और ये लॉ काफी हद तक मतलब वैलिड भी है। मतलब ये जो लॉ है वो कैल्शियम तक वैलिड होता है। तो जैसे इन्होंने कहा था कि 7th अगर आप 1 2 3 4 5 6 और 7 जो 8th आपका एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर आएंगी, ऐसा इन्होंने कहा था। तो ये हुआ इनका लॉ। अब इनके अंदर फोर्थ पॉइंट है ड्रॉबैक। इनका ड्रॉबैक क्या था? तो देखिए इनका ड्रॉबैक भी एकदम सिंपल था, ये भी सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में। तो इनका ड्रॉबैक यही था कि सबको ये बस कैल्शियम तक, इन्होंने क्या किया सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका लॉ वैलिड हुआ, उसके बाद चीजें मतलब इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो इनकी थ्योरी भी मतलब इनकी क्लासिफिकेशन को भी हमने मतलब ये छोड़ दिया। उसके बाद आता है
फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ये भी एक क्लासिफिकेशन ही है, वो है मेंडेलियस क्लासिफिकेशन। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल भी बोल लो। तो मेंडेलियस क्लासिफिकेशन हम बोल लेते हैं। तो मेंडेलियस ने क्या किया, एक लॉ दिया, जो लॉ है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ये इनका लॉ था, सिंपल लॉ था। तो लॉ अगर कभी मतलब पूछ सकता है कि मेंडेलियस ने कौन सा लॉ दिया था, तो फिर से एक बार बता देता हूँ। द पीरियोडिक द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, हाँ। तो ये इनका लॉ हुआ, लिखता नहीं हूँ, डायरेक्टली बता दिया है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट की इनका लॉ क्या था। अब सिक्स पॉइंट ये है कि इनने मतलब इनके मेरिट्स क्या थे। इनका तो ये लॉ हुआ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एटॉमिक मास का मतलब ये है, ठीक है। तो अब सिक्स पॉइंट क्या है इनका, इनके मेरिट्स क्या थे। मेरिट्स मतलब इनके, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसके अंदर क्या अच्छी चीजें क्या थी। देखिए इनके पीरियोडिक टेबल में और बता देता हूँ। 8 ग्रुप थे, प्लस एक जीरो ग्रुप था, और 7th पीरियड थे। इतनी चीजें मतलब इनके इसमें थी। 7th पीरियड थे, 8 ग्रुप प्लस एक जीरो ग्रुप था। तो मेरिट्स क्या थे, तो मेरिट्स यही थे कि इन्होंने जो है कुछ एलिमेंट्स को पहले प्रिडिक्ट कर दिया। मतलब वो एलिमेंट्स मतलब उस समय नोन नहीं थे, उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया। और वो मतलब प्रिडिक्ट, पहला तो मेरिट इनका ये था कि उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर दिया, और वो सही भी थे। जैसे कि गैलियम को इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, और वो आया भी, मतलब बाद में जब डिस्कवरी हुई तब वो मिला भी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के अंदर करेक्शन किया था। मुझे जहां तक लग रहा है बेरिलियम और बोरॉन का मास जो था उस समय, बेरिलियम का मास ज्यादा माना जाता था। तो मेरे ख्याल से मेंडेलियस ने ही उसको करेक्ट करके बोरॉन का मास ज्यादा दिया। तो करेक्ट किया किसको, एटॉमिक मास को, करेक्ट इन एटॉमिक मास। तो ये तो हुए इनके मेरिट्स की, इन्होंने जो है प्रिडिक्ट किया एलिमेंट्स। और एक और मेरिट है, इन्होंने जो थी, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की थी। सिस्टमेटिक, यहाँ नहीं लिखता हूँ, सिस्टमेटिक स्टडी की थी। ये हुए इनके मेरिट्स। अब चलते हैं सेवेंथ पॉइंट पे। सेवेंथ पॉइंट है हमारा जो कि इनके डीमेरिट्स। अब ये मेरिट्स तो बता दिए, अब इनके डीमेरिट्स। तो सेवेंथ पॉइंट है हमारा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, तो इनके डीमेरिट्स क्या थे। ठीक है, डीमेरिट्स भी सिंपल थे, मतलब इनका ड्रॉबैक ही बोल लीजिए। तो डीमेरिट्स, तो पहला डीमेरिट्स जो था इनका, तो पहला तो ये था कि ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड, उस समय आइसोटोप्स भी डिस्कवर हो गए थे। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आइसोटोप, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आइसोटोप इनको मतलब ये फिक्स नहीं कर पाए थे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन ये फिक्स नहीं कर पाए थे, आइसोटोप्स की पोजीशन भी इन्होंने मतलब नहीं बताई। उसके बाद इनका और डिमेरिट ये था कि बाद में जब इन्होंने मतलब, ये तो इनका डिमेरिट हुआ। और एक डिमेरिट था कि मतलब एक समय के बाद क्या हुआ कि इनकी भी जो प्रॉपर्टीज थी, कि इन्होंने भी क्या कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, मतलब ये चीज करेंगे तो सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई। जैसे इन्होंने सेम एलिमेंट को, मतलब सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखा, और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले ग्रुप को सेम इसमें रखा। तो इनका मतलब जो क्लासिफिकेशन था वो अच्छा था, लेकिन इसको भी हमने मतलब अभी के इसलिए वैलिड नहीं रखा है। तो अब चलते हैं एट पॉइंट। एट पॉइंट है हमारा जो कि अभी के हिसाब, मतलब अभी जो हम पढ़ते हैं, जो कि हेनरीज हेनरीज क्लासिफिकेशन, हेनरीज पीरियोडिक टेबल, जो कि अभी हम पढ़ते हैं हेनरीज पीरियोडिक टेबल, जो अभी, हाँ मतलब जो अभी हम पढ़ते हैं वो उसके बारे में बता रहा हूँ। इन्होंने भी, हेनरीज ने भी एक लॉ दिया। वो लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने दिया था एटॉमिक मास, इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर। तो ये इनके लॉ में डिफरेंस है। तो लॉ नहीं लिखता हूं, तो इनका लॉ याद होना चाहिए। और एक चीज कही इन्होंने, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक मास के। और इसी के ऊपर इन्होंने मतलब बेस्ट लॉ दिया अपना। 8 पॉइंट ये हो गया। 9 पॉइंट हेनरीज मतलब जो है उनके अंदर, हेनरीज पीरियोडिक टेबल के अंदर
9th पॉइंट है कि इन्होंने जैसे कि सबको पता होगा 18 ग्रुप्स है इनके अंदर, 18 ग्रुप्स, उसके बाद 7 पीरियड्स है, 4 ब्लॉक्स है, सही है, ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक है। और जो पीरियड होता है वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, पीरियड जो होता है वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हुआ हमारा 9th पॉइंट। 10th पॉइंट है, अब जैसे 4 ब्लॉक्स है तो पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बारे में हम 10th पॉइंट में पढ़ रहे हैं। एस ब्लॉक में सिर्फ एक चीज एक नहीं मतलब 2-3 चीज याद रखनी। पहला है इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है NS1 से 2, NS1 से 2 आप मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है। और याद रखना है इसमें कि जो एस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे मेटल्स आते हैं इस, और ये एस ब्लॉक के अंदर ये स्टार्टिंग में होते हैं, इसलिए इनकी एटॉमिक रेडियस जो होती है ज्यादा होती है। और एटॉमिक रेडियस ज्यादा होने की वजह से मतलब उनके पीरियड में उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है उनके पीरियड के अंदर। सबसे कम जो होती है एस ब्लॉक की होती है उनके रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 11 तो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक। उसके बाद चलते पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के अंदर NH2 इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया। इसके अंदर सिर्फ मेटल्स आते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये जो होती है कम होती है इनके, सॉरी हाँ कम होती है। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के अंदर हमें याद रखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जो होता है NS2NP1 से लेकर 6, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है। और इसके अंदर जो है सभी आते हैं, मेटल आते हैं, नॉन मेटल आते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सभी आते हैं, मेटल और मेटलॉइड। और इसमें याद रखना है इनकी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो उनके पीरियड के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा होती है, पी ब्लॉक की सबसे ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है इनकी पीरियड में इनकी। तो अब चलते हैं हमारे 12th पॉइंट पे। 12th पॉइंट जो है वो भी हमारे पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही बेस्ड है। तो 12th पॉइंट में आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में क्या याद रखना है, इसके अंदर सभी मेटल्स है। पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिख लेते। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है N-1 D 1 से 10 NS 1 से 2। ये इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। N क्या है, पीरियड नंबर। और इसके अंदर सिर्फ मेटल्स आते हैं, इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ मेटल्स, बस इतनी चीज याद रखिए। 13 में आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में क्या रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ये होता है N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 और NS2, ये इनका होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। इसके अंदर मेटल्स ही आते हैं और रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, तो आप याद रख सकते हो रेडियो एक्टिव मेटल्स। सिंपल इतनी चीज। उसके बाद चलते हैं 14 पॉइंट पे। ठीक है, 14 पॉइंट जो है वो भी हमारा काफी सिंपल है, मतलब थोड़ा लेंदी पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई एलिमेंट अगर दिया है तो उसका हमें पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है और ब्लॉक बताना है। जैसे कि मान लीजिए हमें सोडियम दिया है, इसका हमें अब निकालना है। ऐसे नहीं कि हमें तो पता है, मतलब अगर हम पीरियड में देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो हम पता चल जाएगा, लेकिन हमें ऐसे निकालना है। तो इसका जैसे 11 क्या है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर 23 होता है। इसका पहले लिखना है जिसी का भी आपको मान लीजिए ब्लॉक निकालना है या फिर उसका पीरियड निकालना है या फिर उसका ग्रुप निकालना है, तो क्या करना है, उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिख लीजिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 सोडियम। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमें निकालना है मान लीजिए इसका पीरियड। हम डायरेक्टली एग्जांपल ले रहे हैं इसका, फाइंडिंग पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए हमें पीरियड निकालना है, तो पीरियड के लिए क्या याद रखना है, किसी के भी अंदर कोई भी एलिमेंट हो, पीरियड के लिए याद रखना है ये होती है n वैल्यूज, ये होती है n वैल्यू। सबसे ज्यादा जो n वैल्यू होगी वही उसका पीरियड होगा। तो जैसे इसमें सबसे बड़ी n वैल्यू कौन सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही होता है हमारा पीरियड। इसके अंदर 3 हमारा पीरियड है। उसके बाद चलते हैं, मान लीजिए ग्रुप। ग्रुप अभी नहीं लेते, ठीक है, ग्रुप भी ले सकते हैं। तो ग्रुप देखिए, एस ब्लॉक, ब्लॉक, हाँ ठीक है, पहले क्या करते हैं, ब्लॉक लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक से ग्रुप आसान पड़ता है। तो ब्लॉक, तो जैसे हमें ब्लॉक बताना है, ब्लॉक के लिए याद रखना है लास्ट सबशेल कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है, वो होता है उसका ब्लॉक। जैसे कि लास्ट सबशेल किस में जा रहा है, एस में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में, तो इसका जो ब्लॉक है वो है एस ब्लॉक। सिंपल एक चीज। अब पीरियड के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट देखना है, यानी ये जो n की वैल्यू हाईएस्ट देखनी है। ब्लॉक के लिए क्या करना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जा रहा है उसको देखना है। और आप ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में थोड़ा मतलब इसके लिए आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने ब्लॉक निकाल लिया, अब जैसे एस ब्लॉक आया, तो एस ब्लॉक के लिए जो होगा, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसका ग्रुप होगा। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1। तो यही इसका क्या हो जाएगा। तो एस ब्लॉक के अंदर क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एस ब्लॉक के अंदर हमें क्या देखना है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका ग्रुप, ग्रुप नंबर। तो इसका ग्रुप आ गया 1। मान लीजिए अभी कोई एस की जगह पी होता, तो पी ब्लॉक के लिए क्या करना है, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकाले, ग्रुप। तो पी ब्लॉक के लिए क्या करना है पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देना है, ये आ जाएगा आपका ग्रुप, ग्रुप आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लास्ट सबशेल से मिल जाएंगे, और प्लस 10 कर देगा, दोगे तो ब्लॉक मिल जाएगा, सॉरी ग्रुप मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं एफ ब्लॉक के लिए कैसे निकालेंगे। एफ ब्लॉक के लिए सिंपल चीज याद रखनी, जब भी एफ ब्लॉक एलिमेंट आए, थर्ड ग्रुप, सबको पता होगा थर्ड ग्रुप। देखिए डी ब्लॉक जो है, मतलब इतना कुछ क्वेश्चन में नहीं पूछता, इनके बारे में क्वेश्चन आए हुए, तो इनका अगर याद रखो। डी ब्लॉक थोड़ा मतलब ये भी है, मुश्किल भी है, तो हम इनका ही पढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं 15 पॉइंट पे। 15 जो पॉइंट है हमारा वो है मेटेलॉइड्स। देखिए मेटेलॉइड्स जो है बहुत कम है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, 5 मेटेलॉइड्स है जो कि आपको याद होने चाहिए। तो 5th पॉइंट है हमारा मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स, लॉइड्स याद होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, आज से सब टेंगे, आज से सब टेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये क्या है, मेटेलॉइड्स, बस इतना याद रखना है, ये जो है ये मेटेलॉइड्स है। उसके बाद 15 पॉइंट के बाद 16 पॉइंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल लो या शील्डिंग इफेक्ट बोल लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है। देखिए इसको मैं समझाता हूं। जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी सबशेल में, उसके ऊपर जो उसके आसपास वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, उसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे, वही होता है शील्डिंग इफेक्ट। सिंपल याद रखना है, जो आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल कर रहे होंगे वो होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसका एक ऑर्डर याद रखिए, एस सबशेल में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, उससे कम होता है पी में, उससे कम होता है डी में, और सबसे कम होता है एफ ब्लॉक में, सॉरी एफ सबशेल में स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको कैलकुलेट कैसे करना है आगे देखेंगे हम 17 पॉइंट के अंदर। ठीक है, 17 पॉइंट के अंदर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होता है जेड एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। अब हम सीखेंगे सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा कैलकुलेशन फॉर एस पी सबशेल। एस और पी सबशेल के लिए सिग्मा कैलकुलेशन कैसे होगा, सिंपली क्या याद रखना है, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में, उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इफेक्ट लगाएंगे 0.35 का, उससे एक नंबर कम शेल के लगाएंगे 0.85 का, यानी n-1, ये है n-1 इलेक्ट्रॉन, n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन, ये है n सबशेल इलेक्ट्रॉन, ये n- सबशेल इलेक्ट्रॉन, और 1 लगाएंगे इसके बाद वाले n-2 वाले, उसके बाद n-3 वाले,
ये सभी क्या लगाएंगे, 1 स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे। उसके बाद आते हैं अब एस और पी के लिए होगा डी और एफ के लिए। डी और एफ के लिए सिंपल एन सबशेल वाले लगाएंगे। एन सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम निकाल रहे, वो इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर है उस सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो लगाएंगे 0.35 का स्क्रीनिंग इफेक्ट, और उसके बाद वाले सभी n-1 वाले n-2 वाले वो लगाएंगे 1 का स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिंपली ये चीज याद रखनी। हम चाहे तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं, उससे टाइम और बढ़ेगा। हम सिर्फ रिवाइज करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो बस इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये हो गया 17 पॉइंट। अब चलते हैं हमारे 18 पॉइंट के ऊपर। देखिए 18 पॉइंट है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के अंदर आपको सिर्फ मतलब 3 पॉइंट याद रखने। पहला है इनका डिपेंडेंट, मतलब ये कैसे डिपेंड कर रहे हैं। तो जैसे एटॉमिक रेडियस जो होता है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/z इफेक्टिव होता है। जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ शेल्स के। सिंपल इतना याद रखना है 18 पॉइंट के अंदर। 19 पॉइंट के अंदर है, देखिए अब हमें मतलब डायरेक्टली पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या आता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस पीरियड की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताइए। तो आपको जैसे सेकेंड पीरियड का पता होना चाहिए और थर्ड पीरियड का। तो सेकेंड कुछ नहीं करना है, जैसे आपने लिख लिया लिथियम, उसके बाद आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बस क्या करना है, जो नियॉन है, जो हमारा इनर्ट गैस है, उसको बस इधर लिख लेना है, नियॉन। तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, ऐसे। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। सिंपली क्या करना है, जैसे आपको तो ये तो पता होगा कि मतलब जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं पीरियड के अंदर तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। बस नियॉन क्या आ जाता है, नियॉन का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक इनर्ट गैस है। उसके बाद थर्ड के लिए याद रखना है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये काम करती, इधर आर्गॉन के लिए जगह रख देते। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और आर्गॉन क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। बस ये याद रखना है, ये ऑर्डर हो गया। क्या याद रखना है, सिंपल ऑर्डर है। बस क्या करना है, जो हमारे इनर्ट गैस है उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो ये हो गया हमारा 19 पॉइंट। उसके बाद चलते, देखिए एटॉमिक रेडियस के अंदर जो मतलब ये हुआ हमारा एटॉमिक रेडियस एस कॉमा पी ब्लॉक के लिए, एस कॉमा पी ब्लॉक के लिए, है ना। देखिए एस कॉमा पी ब्लॉक पीरियड के लिए हो गया। ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, डाउन दी ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। बस एक वेरिएशन है, वो है गैलियम और ग्रुप 13 के अंदर, याद रख लो, एल्यूमिनियम के अंदर जो है वो एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, गैलियम से ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का। चलते 20 पॉइंट। 20 पॉइंट है हमारा पीरियड। अब हो गया एस और पी के लिए। अब चलते डी ब्लॉक के लिए। डी और एफ बोल लो या डी ब्लॉक ही बोल लो। तो डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के लिए सिंपल चीज याद रखनी है। इसके लिए जो होता है 3D एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कम होती है 4D से, और 4D जो होती है लगभग बराबर होती है 5D से। 3D 4D 5D सीरीज तो पता होगी, 3D 4D 5D मतलब ये सीरीज होती है। तो इसके अंदर ये सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है, कुछ नहीं। उसके बाद अगर पीरियड के अंदर देखा जाए तो जैसे मतलब ये लिख रहा हूं, तो ये जो होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये होता है। तो इसके अंदर याद रखना है, यहां से यहां जब जाते तब क्या होना चाहिए, जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो डिक्रीज करना चाहिए, जो कि होता है, डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। लेकिन जब हम यहां से यहां जाते तब कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। और जब हम यहां से आ जाते तो डिक्रीज होना चाहिए था या कांस्टेंट रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, इंक्रीज। बस ये चीज याद रखनी है आपको 20 पॉइंट के अंदर। अब चलते हैं हम, एटॉमिक रेडियस यहाँ पर खत्म होता है। ये आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेगी ये चीजें, तभी आपको मतलब
चीजें सॉल्व होंगी, तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब चलते हैं हमारे 21 पॉइंट के अंदर। 21 पॉइंट है हमारा जो कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी के अंदर भी आपको याद रखना है फैक्टर्स, इसके जो फैक्टर्स है। जैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, ये होता है 1 अपॉन एटॉमिक रेडियस, और ये जो होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड इफेक्टिव के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। फैक्टर के अंदर यह हुआ हमारा 21 पॉइंट। 22 पॉइंट आपको यहाँ पर भी मतलब जो मैंने मतलब पीरियड के अंदर जो वेरिएशन बताए थे वैसे वेरिएशन यहाँ पर भी है, वो दे मतलब उसको भी याद करना पड़ेगा। तो सेकेंड पीरियड के लिए याद रखते हैं। सेकेंड पीरियड के अंदर पहले तो हम लिख लेते पूरा जो सेकेंड पीरियड है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो सेकेंड पीरियड में जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये होता है। सही है। अब देखिए होना क्या चाहिए था, ऐसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो होना क्या चाहिए था, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था। सही है, जो कि होता भी है, ऐसे ही ऑर्डर होता है। नियॉन का मतलब ना लिखे तो ही चलेगा, ऑर्डर जो होता है ऐसा ही होता है सेम, जो कि होना भी चाहिए। बस क्या होता है, ये जो बेरिलियम और बोरॉन है वो अपनी पोजीशन जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। ऐसा ही सेम होता है थर्ड पीरियड के अंदर। बेरिलियम के नीचे जो है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है एल्यूमिनियम के साथ, और जो नाइट्रोजन के नीचे वो चेंज कर लेता है ऑक्सीजन के जैसा, मतलब इनके जैसा सेम याद रखना है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम, उसके बाद बोरॉन, बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद फ्लोरीन। ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा सिंपल। इसको आप डायरेक्टली याद रख लो या ऐसे याद रख लो, कोई। और ऐसा होगा थर्ड पीरियड में, मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि सेम चीज होने वाली है। अब चलते हैं 23rd पॉइंट के ऊपर। तो देखिए 23rd जो पॉइंट है उसके ये तो हो गया हमारा पी एस और पी ब्लॉक का। अब चलते हैं हम डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के अंदर जो है हमें याद रखना है, जैसे मैं पहले ये लिख लेता हूं। ये होता है, तो इसके नीचे एक एलिमेंट एक है ना, ऐसा होता है ना, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज। इसके अंदर जो है होना क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर। सही है। तो अब होता क्या है, देखिए ऑर्डर को आपको इधर याद रखना होगा। देखिए ये और ये और ये, इन चारों का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, ऐसे ही होता है, जो कि होना भी चाहिए। इसका मतलब है आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, वी मतलब विनीता, विनीता, विनीता क्राइंग से आप याद रख सकते हो, क्राइंग से इसको याद रख सकते हो। इसका जो ऑर्डर होता है 3D सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उससे ज्यादा 4D मतलब उससे कम 4D और सबसे कम 5D, ये होता है। अब ये तो हुआ विनीता क्राइंग के लिए। अब इन बाकियों के लिए क्या होता है, इनके लिए होता है 5D सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर बता रहा हूँ, 3D उससे कम और 4D सबसे कम, ये ऑर्डर होता है बाकियों के लिए। तो आपको बस ये चीज याद होनी चाहिए, और बाकी ये आपको ये इंडिविजुअल याद करने की जरूरत नहीं है। 5D 3D 4D होता है विनीता क्राइंग को छोड़ के। विनीता क्राइंग में कौन आता है, वैनेडियम आता है, निकेल आता है, उसके बाद टाइटेनियम आता है और क्रोमियम आता है। बस 23rd पॉइंट यहाँ पे हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हुआ खत्म। एस और पी ब्लॉक के अंदर जो है मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन एस और पी ब्लॉक के अंदर वेरिएशन जो आता है वो एक दो के अंदर आता है, और मतलब ये पूछा नहीं जाता है मैक्सिमम टाइम, उसको मैंने नहीं लिया है। अब चलते हैं हम 24th पॉइंट पे, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसके अंदर जो है 4 पॉइंट है लगभग। तो पहला पॉइंट है, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है मतलब
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो सभी का निगेटिव होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इक्वल टू निगेटिव फॉर ऑल एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नोबल गैसेस, नोबल गैस, उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम। हाँ, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनको छोड़ के सभी का जो होता है वो निगेटिव होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है सभी का पॉजिटिव होता है। ये आपको 24th पॉइंट में याद रखना है। पॉजिटिव होता है सभी के लिए, सभी के लिए, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं है। 25th पॉइंट, इसके अंदर फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फैक्टर्स। पहला फैक्टर तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is directly proportional to Z effective and electron gain enthalpy is inversely proportional to atomic radius। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये दो चीजें फैक्टर्स है इसके। 26 पॉइंट, ठीक है, 26 पॉइंट जो है वो है वेरिएशन। इसके अंदर भी वेरिएशन बहुत अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी मैं मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। न्यूऑन, उसके बाद जो आता है, आना चाहिए था लिथियम, लेकिन आता है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद आता है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है बोरॉन, उसके बाद आता है लिथियम, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन, हाँ कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ये ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर होता है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। सिंपली ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा सेकेंड पीरियड के लिए। ऐसा ही कुछ मतलब ऑर्डर होता है थर्ड पीरियड के लिए भी, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो आप अगर सेकेंड पीरियड के इस मतलब ऐसा कोई इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आज तक पूछा गया है शायद कोई, तो आप मतलब याद रखिए इसको, ठीक है। तो 27 पॉइंट जो है उसके अंदर हमने 24, 25, 26, 27 पॉइंट के अंदर जो है हमारा ये हुआ एस पी ब्लॉक के लिए, ठीक है। उसके अंदर हमने एस पी ब्लॉक नहीं कहते इसको, जनरली पीरियड इसको याद रखना है। और उसके बाद ग्रुप के अंदर, जैसे ग्रुप के अंदर जो आपको याद रखना है ग्रुप 16 का एक याद रखना है, और ग्रुप 17 का एक याद रखना है। ग्रुप 16 में क्या होता है, ऑक्सीजन SE और PO। तो होना तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, लेकिन होता क्या है, एक्सेप्ट मतलब जो, देखिए होना चाहिए था ये, लेकिन रियलिटी में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। तो आप इसको मतलब ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, ये नहीं होता है, ये होता है। और ग्रुप 17 में होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फ्लोरीन कम, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होना चाहिए। तो होता क्या है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे क्रॉस लगाइए, एक्सेप्शन के हिसाब से आप देख सकते हो। मतलब जो डी ब्लॉक है उसके अंदर कोई इतना मतलब वेरिएशन नहीं है। इतना ही हमें इसके अंदर देखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। और ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है एक बार बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन को जो गेन कर रहे हैं वहां पर जो एंथैल्पी लग रही है होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन की प्रति प्रेम, ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर होती है। सिंपल चीज याद रखनी। 27 पॉइंट। अब चलते हैं हमारे 28 पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारे मतलब 28 और 29 लगभग मतलब 2 पॉइंट्स अभी बचे, 2-3 वो खत्म, बाद में फिर हमारा मतलब चैप्टर खत्म। अब चलते हैं 28 पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके अंदर भी आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है, फ्लोरीन की जो होती है वो हाईएस्ट होती है, ये याद रखना है। सभी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन की जो स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो सकता है, फ्लोरीन की जो होती है सबसे हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पॉइंट। और इसके अंदर ही पॉइंट याद रखना है फैक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस।
एंड इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये चीज है हमारी 20th। उसके बाद 29 पॉइंट है जैसे पीरियड के अंदर, तो पीरियड के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता है, जैसे कि लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो जैसी होनी चाहिए वैसे ही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। सिंपल चीज याद रखनी है, कुछ नहीं। उसके बाद मतलब पीरियड के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। 30 पॉइंट ग्रुप के अंदर देखिए, ग्रुप के अंदर ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 के अंदर जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसा वेरिएशन है जैसे ग्रुप 13 के अंदर बोरॉन, बोरॉन के बाद जो आता है होता है मतलब वेरिएशन बता रहा हूँ। उसके बाद इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। तो होना क्या चाहिए था, बोरॉन का सबसे ज्यादा जो कि होता है, लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम जो है वो सबसे पीछे। इसको समझाना व्यर्थ है, डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, याद कर लो, याद कर लो। उसके बाद ग्रुप 14 जो कि हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा। ग्रुप 14 में कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, देखिए कार्बन के बाद आता है पीबी, और उसके बाद जो है लगभग सिलिकॉन, उसके बाद एसएन और जर्मेनियम, ये सभी जो होते हैं लगभग सेम होते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सेम होती है। इसको भी याद रख लो। देखो भाई, याद रख लो। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है पूरा खत्म। देखो यार, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो चीज अच्छी लग रही है कुछ वीडियो के अंदर कमेंट कर दो, अगर कोई गलत लग रही है वो भी कमेंट कर दो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो टाटा बाय बाय, हमारा चैप्टर हुआ खत्म।